नमस्ते स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए जो रेनबो किताब से प्रोज और पोएट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, उसका ये 8वां वीडियो है। और जो हमारा कंप्लीट क्रैश कोर्स चल रहा है उसका ये 17वां वीडियो है। तो इसके पहले बहुत सारे वीडियो लेक्चर आ चुका है, उसे आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए मैंने कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हुए सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का गेस पेपर बनाया है। तो अगर आप इस गेस पेपर को लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में गेस पेपर का लिंक मिल जाएगा। आप इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप करके आप यहां से लिंक या फिर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 243 नंबर क्वेश्चन, जो कि स्टार्ट होता है आपका एक प्यारा सा पोएम है ओड टू ऑटम से। मुझे बेसिकली ये पोएम बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ओड टू ऑटम इज एन ओड। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि ओड टू ऑटम एक ओड है। ओड एक बेसिकली पोएट्री का एक टाइप होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये एक ओड है विच हैज बीन कंपोज्ड बाय। तो ये कंपोज किया गया है जॉन कीट्स के द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अब इसको मैं याद करवा दूं, ऑटम का मतलब है पतझड़। जब पतझड़ होता है, जब पेड़ के पत्ते झड़ने लगते हैं, तो वहाँ पे आप ऐसे इमेजिन करिए कि कीट पतंगे वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस समय जो मौसम होता है वो कीट पतंगों वाला मौसम होता है। ऐसे आप इमेजिन करिए, तो उसी से आप याद रख लीजिए कीट्स। तो ओड टू ऑटम को कौन लिखा है? जॉन कीट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन कीट्स इज नोन एज। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जॉन कीट्स जाने जाते हैं। तो जॉन कीट्स बहुत ही फेमस है और इनको रोमांटिक पोएट कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। जानकारी के लिए बता दूं, रोमांटिक मतलब वो नहीं है जो आप आज समझते हो। यहाँ पे रोमांटिक का मतलब है कि कोई पर्सन किसी निर्जीव वस्तु में या फिर कहीं फूल में, फ्रूट में, कोई भी आप पेन में ही समझ लीजिए, पेन में ही उस सुंदरता को तलाश करता है। तो उस पर्टिकुलर जो सिचुएशन बनता है उसको हम कहते हैं रोमांटिक होना। ध्यान से एक बार और समझ लीजिए, आपका जो पेन है और पेन का जो निब है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पतला और स्मूथ पेन चलता है। तो आप इस पेन को, निब को देखकर आप कह रहे हैं कितना क्यूट है ना, कितना खूबसूरत है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम कहते हैं रोमांटिक होना। तो वही वाला रोमांटिक है, आज वाला आप जो समझते हैं वो नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन कीट्स इज ए ऑब्लिक एन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जॉन कीट्स, तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि एक रोमांटिक पोएट हैं। अब आपको बताना है कि ये कैसा पोएट है। तो इनको ब्रिटिश पोएट आप कह सकते हैं। जो भी ब्रिटेन के लोग होते हैं उनको हम ब्रिटिश पोएट कहते हैं, या फिर आप कहें लंदन से जो लोग बिलोंग करते हैं तो उनको हम ब्रिटिश पोएट या फिर इंग्लिश पोएट कहते हैं, क्योंकि ब्रिटिश और इंग्लिश एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड है। इंग्लिश पोएट का मतलब अंग्रेज कवि। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। ब्रिटिश पोएट भी आएगा तो भी आपको आंसर लगाना है, और इंग्लिश पोएट आएगा तो भी आपको आंसर लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन 1821 एट द एज ऑफ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। मैंने ये वाला कंसेप्ट आपको प्रीपोजिशन वाली वीडियो में बताया है कि जो प्रीपोजिशन डाइड है ना, डाइड वर्ब है, इसके बाद ऑफ कभी आता है, कभी फ्रॉम आता है, कभी इन आता है। तो कौन सा स्थिति में क्या आता है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे नहीं बताऊंगा। इसे आप प्रीपोजिशन की 1 घंटे वाली वीडियो को देखकर समझ सकते हैं, और उसमें बहुत सारी बातें बताई गई है, ठीक है। तो पहली बात तो याद रखना कि इनकी मौत टीबी से हो जाती है।
टीबी आपको पता है ना, एक बीमारी होती है और उसका जो जो जिस चीज से बीमारी होती है उसको हम कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस, है ना, जो वायरस या बैक्टीरिया जो भी होता है उसको, तो ये उसी के नाम पर है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी मौत ट्यूबरकुलोसिस से हुआ है और ये हुआ है 1821 में और इस समय इनका एज था 26। सोचिए इतना कम एज में इनकी मौत हो जाती है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। लोगों का कहना है कि अगर ये 10 से 20 साल और बच जाते ना तो ये इंग्लिश लिटरेचर में एक अपना अलग छाप छोड़ जाते। ठीक है, तो बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट इंग्लिश लिटरेचर में इनका अभी भी योगदान है, लेकिन ये 26 की उम्र में ही चले गए, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टू अ नाइटिंगेल इज एन इम्पॉर्टेंट पोएम। तो इनकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है और ये भी याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि टू ए नाइटिंगेल किस टाइप की पोएम है, तो ये भी एक ओड ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किनका पोएम है, ये है जॉन कीट्स का। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये बहुत ही फेमस और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सब कुछ सिखाने वाली स्टेटमेंट है। तो पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन कीट्स। आपको ये पता होना चाहिए कि जो बहुत ही फेमस लोग होते हैं, जो बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, जो दुनिया में प्रसिद्ध होते हैं, उनकी फेमस कोट होती है, मतलब उनका स्टेटमेंट बहुत फेमस स्टेटमेंट होता है। तो आपको ये याद रखना कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर किसने दिया, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन कीट्स। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एक यहाँ पे छोटा मोटा पर्सन है, इनका नाम आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे, तो इनका ये एक स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट को आप समझ सकते हैं इसी तरीके का स्टेटमेंट टी.एस. इलियट के द्वारा दिया गया था, मतलब इससे बहुत डिफरेंट है, लेकिन ऐसा स्टेटमेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 249 ऑटम इज द क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। यहाँ पे ये बिल्कुल सेम टू सेम लाइन आपके पोएम से लिया गया है। तो यहाँ पर आपको 2-3 बातें याद रखनी है। पहली कि ऑटम है जिसको कहा गया है बोजम फ्रेंड्स, मतलब बहुत ही पक्का यारी, पक्का दोस्ती, या फिर कह सकते घनिष्ठ दोस्त। ठीक है, और मैच्योरिंग सन ये आपको याद रखना है ऑप्शन ए। मैं इस लाइन को डिटेल में पोएट्री वाले वीडियो में समझा चुका हूं, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है ऑटम इज द सीजन ऑफ खालिस्तान फ्रूटफुलनेस। अब यहाँ पे ये भी लाइन आपकी पोएट्री का सेम लाइन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको बताना कि जो ऑटम है ना एक सीजन है, अब कैसे फलों का, तो मैंने आपको बताया था मेलो फ्रूटफुलनेस, यहाँ पे आंसर होगा। और मेलो का मतलब है एकदम अंदर तक पक जाना। कोई भी फ्रूट जब ऑटम का सीजन आता है तो उस सीजन में कोई भी फ्रूट मैक्सिमम साइज को प्राप्त कर लेता है और बिल्कुल अंदर तक वो पक जाता है। तो यहाँ पे पोएट उसी को कहते हैं कि जो ऑटम है ना ये मेलो फ्रूटफुलनेस जो है उसका सीजन है, मतलब मीठे फलों का सीजन है। यहाँ पे है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटम स्टार्ट्स आफ्टर द डिपार्चर ऑफ। अब देखिए ये इंडिया की ऑटम की बात नहीं हो रही, हमारे यहाँ जो ऑटम आता है ना वो अलग सिचुएशन में आता है और अलग तरीके से उनका जो नेचुरल जो सीन होता है इंडिया में अलग होता है, जबकि ये ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में इनका कुछ अलग होता है। तो यहाँ पे उसी के हिसाब से क्वेश्चन है और पोएम भी उसी के हिसाब से है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑटम कब स्टार्ट होता है, तो याद रखिएगा समर के डिपार्चर के बाद, जब गर्मी चली जाती है तो उसके बाद ऑटम आता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दिस पोएम ऑटम हैज बीन पर्सोनिफाइड। अब इस बात को याद रखिएगा, आपने पोएम पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ऑटम को एक लेडी के रूप में पोएट पर्सोनिफाइड करते हैं। पर्सोनिफाइड करने का मतलब किसी निर्जीव वस्तु को या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसको मानव का रूप देना, मानव के जैसा ट्रीट करना, उसको मानव के रूप में देखना, इस पर्टिकुलर जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन।
तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि ऑटम को पर्सोनिफाइड किया गया है, मानवीकृत किया गया है किसके रूप में, तो एक लेडी के रूप में। और मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि रोमांटिक का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में, उसके कार्य कुशलता के बारे में अगर आप गौर फरमाते हैं, उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को कहते हैं रोमांटिक होना, है ना। तो यहाँ पे ऑटम को एक लेडी के रूप में देखा गया है, या फिर आप कह सकते हैं उनका लेडी के रूप में पर्सोनिफिकेशन किया गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन है जो नेचर के लवर हैं, यानी प्रकृति प्रेमी हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे आंसर तो आप तुरंत लगा दोगे, जॉन कीट्स। और इस पूरी कविता में ध्यान से सुनेंगे, इस पूरे के पूरे कविता में ओड टू ऑटम में नेचर की बात ही पोएट करते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये कविता किस थीम पर आधारित है, तो आपको बताना होगा नेचर की ब्यूटी पर, है ना। आगे आएगा ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटम इज द सीजन ऑफ। तो ये भी सेम लाइन आपको पोएम से ही उठाकर मैंने डाला है। कुछ लाइन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है, उसे एग्जामिनर क्वेश्चन में डाल सकता है। तो यहाँ पे मैंने लाया है, ऑटम इज द सीजन ऑफ मिस्ट। मिस्ट क्या होता है, वो जो अभी सर्दियों का मौसम है ना, तो हमारे यहाँ जो कोहरे लग जाते हैं, जब आप सुबह सुबह जागोगे और घर के बाहर निकलोगे तो आपको जाने में परेशानियां होती हैं। वो कोहरे जब लग जाते हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को मिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे पोएट वही पूछ रहे हैं कि जो ऑटम है, पोएट बता रहे हैं कि वो सीजन है मिस्ट का और राइपनिंग फ्रूट का, मतलब पकने वालों फलों का। पोएट ऐसा मानते हैं और ऐसा होता भी है कि ऑटम में जितने भी फल हैं, जितने भी फ्रूट हैं, बिल्कुल पक जाते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और वो खाने लायक होते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे करा है कि सीजन ऑफ मिस्ट एंड राइपनिंग फ्रूट्स। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइन क्रीपर्स आर लोडेड विथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताना है कि जो वाइन क्रीपर्स है, जो अंगूर की लताएं हैं, वो किससे लोडेड है, मतलब उस लदी भरी है, तो फलों से, है ना। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, आंसर होगा फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 256 नंबर क्वेश्चन, ओड टू ऑटम। ये आपका कविता का नाम है, जो पोएट्री है। कहता है ये बेस्ड है किस चीज पे, इसका जो थीम पूछ रहा है, तो आपको मैंने अभी अभी चर्चा में लाया था, बताया था, ये नेचर पर बेस्ड है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड गैदरिंग स्वेलो ट्वीटर इन द स्काई। ये जो वर्ड है ना ट्वीटर, इस कारण से ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि जो ये लाइन है, डिटेल में तो मैं आपको पोएट्री में पढ़ाया ही हूँ, बहुत ही अच्छी कविता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है ऑप्शन ए, ओड टू ऑटम से। इनकी एक फेमस ओड है, ओड टू नाइटिंगेल, वो भी ऑप्शन में रहेगा, ध्यान से सुने। तो आपको हमेशा ऑप्शन को ध्यान देकर टिक करना है। ये जो लाइन लिया गया है हमारी अपनी कविता ओड टू ऑटम से लिया गया है, लेकिन इनकी एक फेमस और कविता है जो है ओड टू नाइटिंगेल, उसमें नहीं लगा देना है, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटम कैन बी सीन। अब मैंने आपको बताया था जब पोएट्री पढ़ा रहा था उस समय भी, और यहाँ भी ध्यान से सुन लीजिए, क्वेश्चन को कैसे भी घुमाएगा तो आप इसका आंसर करोगे। ध्यान से सुनना, इस एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से 4 क्वेश्चन निकल रहे हैं, ध्यान से सुनो। कहता है कि जो ऑटम है ना, पहली बात तो ऑटम को एक लेडी के रूप में पर्सोनिफाइड किया गया है, एक लेडी के रूप में देखा गया है। तो पोएट कहते हैं कि ऑटम को तुम देख सकते हो, ऑटम तुमको भिन्न भिन्न जगह पे दिखाई पड़ सकती है। जब खेतों में वो फसल काटने जाएगी तो आरी के बगल में, आपको पता होगा हम लोग बिहार से हैं तो 2 खेत होता है, तो 2 खेत के बीच में जो ये खेत को पार्टीशन करने के लिए होता है, अलग अलग खेत को करने के लिए, आपको पता होगा इसको आली आरी ऐसा कुछ बोलते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा।
तो इसी को बोलते हैं इंग्लिश में फुरो। तो यहाँ पे और पोएट कहते हैं कि ऑटम फुरो के नज़दीक दिखाई देगी। वो फसल को काटते काटते, जो फ्यूम है ना, इंग्लैंड के खेतों में एक फ्यूम होता है, तो उसके नशे में वो क्या हो जाएगी, वो सो जाएगी और इसी फुरो के बगल में वो दिखाई देगी। तो ये भी सही है। आगे पोएट कहते हैं कि जब वो फसल काटकर अपने घर आएगी, मतलब ग्रेनरी स्टोर पे, मतलब खलिहान में, तो वहाँ पे जब ग्रेनरी रखाएगा, मतलब जब फसल वहाँ पे फाइनली निकलेगा, तो उस ग्रेनरी स्टोर पे ऑटम दिखाई देगी और वहाँ पे उसकी बालें लहलहात रही होगी। ऐसा कुछ बात करते हैं, तो ये भी आंसर हो सकता है। तीसरा, आगे पोएट कहते हैं कि ऑटम तुमको वहाँ पे दिखाई देगी जहाँ पे साइडर प्रेस होगा। अब ये साइडर प्रेस क्या है? साइडर प्रेस बोलते हैं सेब। इंग्लैंड में जो सेब होता है ना, जो एप्पल होता है, तो उससे जूस निकाला जाता है जगह जगह पे। तो पोएट कहते हैं कि वहाँ पे भी ऑटम उस जूस के मशीन के पास या तो जूस निकालती हुई या फिर उससे जो टप टप करके जूस चूरा होगा वहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल होगा। ठीक है, याद रखिएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ऑटम कैन बी सीन नियर बाय द फोरो, सही है। नियर बाय द ग्रेनरी स्टोर, सही है। नियर ऑन द साइडर प्रेस, या सिर्फ सीन ऑन द साइडर प्रेस, या फिर नियर बाय साइडर प्रेस, मतलब ये तीनों जगह पे ऑटम दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल। मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन बना सकता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 259, एन एपिटाफ इज अ पोएम। अब आ जाता है नेक्स्ट पोएट्री से, एन एपिटाफ से। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एन एपिटाफ इज अ पोएम विच हैज बीन कंपोज्ड बाय। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस पोएम को किसने कंपोज किया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाल्टर डी ला मेयर। तो वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा कंपोज किया गया है एन एपिटाफ को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एपिटाफ। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो टर्म है ना एपिटाफ, इसका मतलब क्या है। तो मैंने आपको वहीं पे बताया था जब पोएट्री पढ़ा रहा था। एपिटाफ बोलते हैं इंस्क्रिप्शन ऑन रॉक्स। मैं आपको डिटेल में समझा दूं, जब कोई पर्सन की डेथ हो जाती है, उस पर्सन को दफनाया जाता है, तो वहाँ पे चट्टान होता है, ऐसे समझ लीजिए कुछ रॉक्स होता है, और उस पर्सन के बारे में 2-4 लाइनें लिखी होती है। तो इसी पर्टिकुलर जो ये पिलर है ना, या फिर कहें ये रॉक्स हैं जो इस पे बातें लिखी हुई है, इसी को बोलते हैं एपिटाफ। वही लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन ऑन रॉक्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वाज अ वेल नोन पोएट। तो जो वाल्टर डी ला मेयर जो थे वो बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे, नोवेलिस्ट से, उपन्यासकार भी थे, और क्या थे, तो और स्टोरी राइटर भी थे, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टोरी राइटर। तो यहाँ भी याद रखिएगा, ये बहुत अच्छे पोएट भी थे, बहुत अच्छे उपन्यासकार भी थे, और बहुत अच्छे स्टोरी राइटर भी थे, काफ़ी फेमस स्टोरी राइटर थे। याद रखना है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ठीक है, क्यों फेमस है आगे बता रहा हूँ अभी। द प्रेजेंट पोएम इज अबाउट। अब यहाँ पे कह रहा है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा द प्रेजेंट पोएम, आपके एग्जाम में लिखा हुआ रहेगा कि द पोएम एन एपिटाफ इज अबाउट, मतलब वहाँ पे बताया हुआ रहेगा। यहाँ पे तो हम एपिटाफ के क्वेश्चन कर ही रहे हैं, इसलिए हमने लिखा है कि द प्रेजेंट पोएम इज अबाउट, मतलब जो वर्तमान कविता है, पोएट्री है, एन एपिटाफ, ये किन के बारे में है। तो जब आप ऑप्शन की तरफ जाइएगा तो आपको पता चलेगा ऑप्शन ए, आ ब्यूटीफुल लेडी। पोएट एक बहुत ही खूबसूरत औरत की बात करते हैं इस कविता में, आपको पता होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेडी। अब उसी औरत की बात हो रही है, कहता है कि द लेडी हु हैज बीन डिस्क्राइब्ड, जिसकी चर्चा की गई है, जिसका वर्णन किया गया है, उस लेडी के बारे में बताइए कैसा सिचुएशन है ऑप्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो मोर। जिस लेडी की बात की गई है वो लेडी अब जिंदा नहीं है, है ना,
पोएट कहते हैं ना कि वो मर गई है, वो इस एपिटाफ के अंदर दफनाई हुई है और उसी को याद करते हुए ये पोएम लिखते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा नो मोर, और आपको तो पता होगा नो मोर का मतलब मृत्यु को प्राप्त कर लेना। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इन दिस पोएम, कौन सी पोएम? एन एपिटाफ द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ। तो मैंने आपको अभी बताया है कि इस कविता में पोएट एक औरत की सुंदरता का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा द ब्यूटी ऑफ अ वुमन, है ना, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीज इम्पॉर्टेंट वर्क्स, कहता है इनकी जो महत्वपूर्ण जो कृतियां हैं, जो रचनाएं हैं, वो कलेक्टेड है, वो कहाँ पे संग्रहित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीकॉक पाई। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इनकी जो इम्पोर्टेंट वर्क है ये पीकॉक पाई नाम की किताब में कलेक्टेड है, ऑप्शन ए। इनकी एक और बहुत ही फेमस, जी हाँ बहुत ही फेमस, ये इसी चीज के लिए तो फेमस थे, तो इनकी एक बहुत ही फेमस कलेक्शन का नाम है सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए कविता। और पता है इन्हें बच्चों का कवि इसीलिए बोला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आगे मैं क्वेश्चन रखा हूँ, टेंशन न लो। तो यहाँ पे याद रखना है कि सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन ये कलेक्शन है किन की? तो ये कलेक्शन है वाल्टर डिला मेयर की, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, वाल्टर डिला मेयर का कलेक्शन का नाम है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए गीत, और दूसरा पीकॉक पाई। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही कंपोज्ड अ नंबर ऑफ पोएम्स फॉर। अब याद रखिएगा, वाल्टर डिला मेयर ने 1 2 3 नहीं, बहुत सारे कविता लिखे हैं किन के लिए? बच्चों के लिए। तो इनकी कविताएं ज्यादातर बच्चों के लिए ही होती थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ही कंपोज्ड अ नंबर ऑफ पोएम्स फॉर चिल्ड्रेन। और इसी कारण तो इन्हें बच्चों का कवि कहा जाता था, जो कि अगला क्वेश्चन में है। ही इज नोन एज, ये जाने जाते थे, ये प्रसिद्ध थे द पोएट ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के कवि के रूप में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्टर डिला मेयर लव्स अ लेडी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो वाल्टर डिला मेयर हैं एक लेडी को प्यार करते हैं, हु इज द, वो लेडी कैसी है? तो लेडी अमेरिकन है, क्रूल है, मोस्ट ब्यूटीफुल है। तो इस कविता की शुरुआत ही ऐसी होती है जिसे पता चल जाता है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत औरत की बात करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाल्टर डिला मेयर लव्स अ लेडी हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पोएम एन एपिटाफ। यहाँ पे मैंने कंप्लीट क्वेश्चन लिखा है कि कविता एन एपिटाफ में बताइए द लेडी बिलोंग्स टू। जो कविता एपिटाफ है उसमें एक लेडी की चर्चा होती है, वो लेडी कहाँ से बिलोंग करती है? तो इंग्लैंड के बेस्ट कंट्री से। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, इंग्लैंड में ईस्ट कंट्री, वेस्ट कंट्री, साउथ कंट्री, नॉर्थ कंट्री, इस तरीके के एरिया होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बेस्ट कंट्री। जो औरत थी ना वो बेस्ट कंट्री से बिलोंग करती थी, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस कविता की सबसे सुपर फास्ट लाइन या फिर कहें तो सबसे सुपर लाइन यही है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो इस कविता की शुरुआत ही होती है हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन लिया गया है आपकी कविता एन एपिटाफ से। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। और इस लाइन का मतलब क्या है पता है? मैंने आपको पोएट्री में ही बताया है। पोएट कहते हैं कि इस कब्र के नीचे इशारा करते हुए कहते हैं कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मतलब इस कब्र में एक बहुत ही खूबसूरत औरत लेटी है ना। तो चलिए मैं पूरा तो नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगला है द पोएट थिंक्स, कहता है कवि को ऐसा लगता है कि द ब्यूटी इज नॉट। अब इस जो क्वेश्चन, ये जो कविता है ना, ये पूरे कविता का ये निचोड़ है
मतलब ये पूरे कविता का निचोड़ वाली लाइन है। तो बताइएगा कवि को ऐसा लगता है कि जो सुंदरता है वो कैसी होती है। तो पोएट कहते हैं ना कि चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, समय के अनुसार उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है, वो सुंदरता गायब हो जाती है। कभी ऐसा कहते हैं, आपको पता होगा। और जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें कौन याद करेगा, ऐसा भी बोलते हैं। बोलते हैं व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर, बोलते हैं ना, आपको पता होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है द पोएट थिंक्स, कभी ऐसा सोचता है कि जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, इज नॉट इटर्नल, मतलब वो इटर्नल नहीं है। और इस वर्ड का मतलब कल ही बताया था। इटर्नल का मतलब है जो हमेशा हमेशा के लिए हो, सदियों सदियों तक हो, ना मरने वाला हो, मतलब एकदम अमरन हो, अमर हो, ठीक है, कभी खत्म ना होने वाला हो। तो पोएट कहते हैं कि जो सुंदरता है ना वो तो खत्म होगा, ब्यूटी इटर्नल नहीं है। तो ब्यूटी इज नॉट इटर्नल। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट फील्स, कहता है कवि को ऐसा महसूस होता है। क्या महसूस होता है कि आफ्टर हीज डेथ, यहाँ पे देखिए हीज लिखा हुआ है। हीज का मतलब पोएट खुद के डेथ से चिंता में है कि मैं तो आज जिंदा हूँ तो इस औरत को याद कर रहा हूँ यहाँ पे कब्र पे आकर, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो कौन याद करेगा। एक लाइन है, आपको पता होगा, लाइन है व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर। तो वहाँ पे क्रम्बल का मतलब क्या है, वो क्वेश्चन भी पूछेगा, तो बता रहा हूँ अभी तुरंत। तो कहता है कि आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल रिमेम्बर, मतलब कवि को ऐसा लगता है कि कवि के मरने के बाद कोई भी उनको याद नहीं करेगा। किन को, उस औरत को जिसको आज पोएट याद कर रहा है। तो नोबडी विल रिमेम्बर, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड क्रम्बल, याद रखिएगा जो क्रम्बल वर्ड है ये कविता में यूज हुआ है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है टू डाई, मर जाना। मैंने आपको अभी समझाया है, जो क्रम्बल वर्ड है ना इसका मतलब है मरना, टू डाई, मृत्यु को प्राप्त करना। तो यहाँ पे आपने देखा मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो बीरबल प्रसाद सर जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन करिए। आप इस चैनल को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर टेलीग्राम पर जाकर बीरबल प्रसाद सर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।